गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। हमने यहाँ पर जो है वो अपने सेट एग्जाम का रिवीजन शुरू कर लिया है, जिसने हमने पिछली क्लास में निर्देशांक ज्यामिति को अच्छे से समझ लिया था। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो हमें प्रीवियस एग्जाम में आए हुए थे। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल आपको ये पूछा गया था कि कार्तीय तल में, ठीक है, कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। ठीक है, तल के प्रत्येक भाग का आपने नाम लिखना था। तो बताइए क्या इसका नाम होता है, किस नाम से हम इसे बुलाते हैं? ये है आपकी क्षैतिज रेखा, मतलब कि एक्स वाली। एक्स और वाई। हाँ, लेकिन बेटा नहीं, आपको रेखा नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि ये रेखाएं जो एक तल बनाएंगी, उस तल के जो हिस्से करेंगी उनके नाम। और ये आपकी दूसरी रेखा है, वाई और वाई डैश। अब इन दोनों रेखाओं ने मिलकर के इस तल के कितने टुकड़े कर दिए? दिख रहा होगा आपको कितने टुकड़े कर दिए हैं? 4 टुकड़े। चार। तो इन 4 टुकड़ों के नाम क्या थे, वो बताना है। बताएं फटाफट से। देखिए पिछली क्लास में हमने किया भी था। सही बताओ, गलत बताओ, लेकिन बताओ जरूर। चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश। ठीक है, इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। लिखने का तरीका क्या है? तो ऐसे लिखेंगे, चतु और था, थ के ऊपर र, बीच में बिंदी और श। चतुर्थांश इनको कहा जाता है। किसको? तो ये जो हमने 4 टुकड़े यहाँ पर किए, इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। यही आपसे पूछा गया था कि आपकी जो क्षैतिज रेखा है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसने जो तल बनाया, उस तल के जो इसने प्रत्येक भाग किए, उन भागों का नाम लिखे। तो हमने लिख दिया, उनका नाम है चतुर्थांश। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं मिलकर के कौन सा तल बना रही हैं, तो आप उसका नाम क्या लिखते? तल होता है, होता है पूरा का पूरा। हाँ, निर्देशांक तल। उसको हम कहते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल भी कह सकते हो। अगर कार्तीय आपको नहीं लिखना आ रहा तो आप उसको निर्देशांक तल भी लिख सकते हो। मैम आपकी आवाज डबल रिपीट हो रही है। बेटा माइक ऑफ करें। एक मिनट, किसी ने माइक ऑन कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या, मैं आपको बता रही थी कि जो तल होता है ना, ये एक तल है। इस तल को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे या तो कार्तीय तल, या तो इसको हम कहेंगे निर्देशांक तल। ठीक है, और अगर भाग की बात की जाए तो भाग होता है चतुर्थांश। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी का? तो पूछ लीजिए। और क्षैतिज रेखा है हमारी एक्स, एक्स डैश। ऊर्ध्वाधर रेखा है हमारी वाई, वाई डैश। अक्ष की बात करें तो क्षैतिज अक्ष है एक्स अक्ष, और बात करें ऊर्ध्वाधर की तो वो होता है वाई अक्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बिंदु 5, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में ये आएगा? तो बताइए, अपना अपना कार्तीय तल बनाइए सभी बच्चे, और मुझे बताइए कि किस चतुर्थांश में ये आ रहा है। पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसमें? फर्स्ट में कह रहे हैं आप। बाकी बच्चे भी बताएं अपना अपना आंसर। ठीक है, अपना मैम आंसर बताइए। पहले में तो 5 आ रहा है। नहीं, ये बिंदु 5 या 7 नहीं, इसको और ड्रॉ करो अच्छे से। ठीक है, और बिंदु किस में आएगा वो बताना है। ठीक है, -2 बेटा रखें, माइक ऑफ रखें। अगर आप मैम आंसर दे रहे हैं तीसरी। तो ही माइक ऑन करें। ठीक है, मैम तीसरी। तीसरे में तो शायद नहीं है। और कोई जो अपना आंसर बताना चाहते हो? मैम एक्स। मैम एक्स रेखा पे प्लस का तो 5 है, और हाँ, वाई रेखा पे माइनस में 7 है। हाँ। तो जब आप उनसे रेखा आगे को लेके जाओगे तो कहां पर, किस चतुर्थांश में वो आपस में मिल रही है? ठीक है, बाकी बच्चे जिन्होंने किया हो, ठीक है, हाँ, 4th।
ठीक है, तो इसका आंसर फोर्थ है। कैसे है तो ध्यान से देखिए बच्चों। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारा एक्स अक्ष था और ये एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्स अक्ष पर 5 को ढूंढना है और वाई अक्ष पे माइनस को 7 को ढूंढना है। ठीक है, एक्स अक्ष पर जब मैंने 5 को ढूंढा तो वो मुझे यहां नजर आया, और वाई अक्ष पे जब मैंने माइनस के 7 को ढूंढा, देखिए माइनस का 7, तो वो कहाँ आएगा, तो वो नीचे की तरफ यहां पर आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, तो यहां से बच्चों हम एक रेखा आगे को, यहां से आगे को लेकर के जाएंगे और ऊपर से जो है वो रेखा नीचे को लेकर के आएंगे। जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, जहां पर ये दोनों आपस में ऐसे टकरा जाएंगी, उसको हम एक बिंदु बना करके उसके बाहर वृत्त बना करके नाम दे देंगे 5, -7 का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। और ये किस चतुर्थांश में है, तो सभी को पता मैम है कि यहाँ से पहला शुरू होता है, यहाँ से दूसरा, यहां से तीसरा और यहां पर चौथा। तो ये हमारे चतुर्थ मतलब चौथे चतुर्थांश में है कौन, 5, -7। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया था, पेपर में क्या पता आपके जो पॉइंट है वो बदल दिए जाए, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहे। तो अगर इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए। मैम ये अगर पहला जो रहता है वो 5 और जो दूसरा है वो -7, इसको मतलब पहला जो रहेगा वो एक्स का रहेगा और जो दूसरा रहेगा वो वाई का रहेगा, सही है ये? हाँ, ये सही है कि पहला एक्स का रहेगा दूसरा वाई का, लेकिन फिर हमने इनको मिलाना होता है। ठीक है, जो हमारा फाइनल बिंदु आएगा वो इनको मिलाने पर जहां ये टकराएंगी वहां आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट में ना आकर के किसमें आ रहा है, फोर्थ में। जैसे अगर मैं आपको एक और पॉइंट दूं यहाँ पर, तो सभी बच्चे बताएंगे किस चतुर्थांश में आएगा। -4, चलिए, -4 और कॉमा में 4। -4 तो मैम एक तीसरे चतुर्थांश में आएगा और +4 पहले चतुर्थांश। नहीं, थोड़ा सा देखिए, आप गलत बोल रहे हैं। देखो, चतुर्थांश पता क्या होता है, देखो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पूरा जो डब्बा है इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये पूरा जो एक बॉक्स बन रहा है इसको हम कहेंगे चतुर्थांश। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जब आप इस बिंदु को ड्रॉ करोगे, हाँ बाकी बच्चे ठीक कह रहे हैं टू, जब आप इसको ड्रॉ करके ऐसे निरूपित करोगे तो ये बिंदु कहाँ आएगा। जैसे आप कह रहे हैं अलग अलग, तो अलग अलग ना करके आप इसको ड्रॉ करें। जैसे देखिए, मैं आपको फिर से बताती हूँ कैसे इसको ड्रॉ करना है। देखो, तो मैंने इसको जूम कर दिया। एक्स अक्ष पे मैंने -4 ढूंढना था तो वो मुझे यहां पर मिला, और वाई अक्ष का मुझे जमा का 4 ढूंढना था तो वो मुझे यहां पर मिला। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये यहां पर है, ये यहां पर है, लेकिन हमें इस बिंदु का पता लगाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक्स अक्ष की रेखा जो 4 पर, -4 पर है, वो ऐसे ऊपर को आएगी। कहां को आएगी, ऊपर को। और ये जो 4 की रेखा है ये इस तरफ को आगे को बढ़ेगी। ठीक है, और ये दोनों रेखाएं जब हमने बढ़ाई तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद हुई, आपस में टकरा गई, उसको हमने नाम देना है -4, 4 का। और अब देखिए, तो ये किस चतुर्थांश में है, तो ये द्वितीय में है। देखो ये पूरा का पूरा जो बक्सा या बॉक्स बन रहा है इसको कहते हैं चतुर्थांश। तो यहाँ बताना है कि ये किसमें है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया बेटा कैसे इसको करना है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लें फिर से। ठीक है, चलो एक और करते हैं, लास्ट है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि, ध्यान से देखिएगा, -3, -5 किस चतुर्थांश में है। एक्स का -3 और वाई का -5, ये दोनों को जब आप ऐसे बिंदु बनाओगे तो किस चतुर्थांश में दोनों आएंगे, तीसरे। तीसरे में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। तो हमने देखा कि एक्स अक्ष पे हमने -3 ढूंढना है, -3 यहां पर रहा, और वाई अक्ष पे हमने ढूंढना है -5, तो वो यहां पर रहा। अब हमने यहां से क्या करना है, तो एक रेखा आगे को बढ़ानी है। यहां से रेखा आगे को इस तरफ को आ जाएगी और एक्स अक्ष से जो है वो नीचे को आ जाएगी। जहां पर ये दोनों आपस में टकराएंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, उसको हम बिंदु मानेंगे और इसका नाम होगा -3, -5। लो और मैम ये हमारा दोबारा जो है बताना वो मैम, तीसरे समझ में नहीं आया। चतुर्थांश में आ रहा। ठीक है बेटा, दोबारा इसको समझते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा कि किस किस चतुर्थांश में हमारे जो पॉइंट है वो आएंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक को कैसे जो है वो किसी कार्तीय तल में निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे किया जाता है। अगर मैंने आपसे कहा कि -3 और
कि -3 और -5 को कार्तीय तल पर निरूपित करें। अच्छा, अब कार्तीय तल के बारे में बच्चों, आपको बिल्कुल बेसिक से जानना है तो आप उसके लिए लास्ट की जो रिकॉर्डिंग है पिछली क्लास की वो जरूर देखना, ठीक है। अभी हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कर पाएंगे, तो अभी मैं आपको ऊपर समझाऊंगी अच्छे से, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं होगा जितना पिछली क्लास में हुआ था, तो उसकी रिकॉर्डिंग को जरूर देखना एग्जाम से पहले, ठीक है। चलो, तो अभी हमें कहा कि -3 और -5 को कार्तीय तल पे दर्शाओ। ये हमारा होता है कार्तीय तल, जो आपको नजर आ रहा है, 2 संख्या रेखा से बना है ये, एक लेटी हुई है, एक खड़ी हुई है, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा इसको इस पे निरूपित करो, तो हमें पता होता है कि इनको कहते हैं हम निर्देशांक। ये हमारे निर्देशांक हैं, और निर्देशांक लिखने का एक नियम होता है, एक रूल होता है कि जो चीज पहले लिखी जाएगी वो एक्स अक्ष के बारे में बता रही है, और जो चीज बाद में लिखी जाएगी वो वाई अक्ष के बारे में बता रही है, ठीक है। पहले लिखी गई चीज बता रही है हमें एक्स के बारे में, बाद में लिखी गई चीज बता रही है हमें वाई के बारे में। तो हमने देखा पहले -3 लिखा था, इसका मतलब हमने अपने एक्स अक्ष पर, जो हमारा एक्स अक्ष है उस पर हमने -3 को ढूंढना है। तो जब मैंने उसे ढूंढा तो वो मुझे यहाँ पर नजर आया, ठीक है। यहाँ पर मुझे नजर आया एक्स अक्ष का -3, क्योंकि देखो ये वाला अक्ष जो है वो एक्स अक्ष है पूरा, ये यहां से यहां तक, ठीक है। और y की बात करें तो y की जगह पे लिखा है -5, इसका मतलब y के अक्ष पे मैंने -5 को ढूंढना है, जो कि मुझे यहां पर नजर आया इधर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, तो इन बिंदुओं से, देखो कुछ बच्चे ना इसको ऐसे मिला देते हैं, ऐसे नहीं मिलाना है, आपका आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इन बिंदुओं से रेखा को आगे ले जाना है, -5 से रेखा यहाँ को ऐसे को जाएगी, ये -5 है, ध्यान रखें, और -3 से रेखा नीचे को आएगी। जिस बिंदु पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में टकरा जाएंगी, उसको हम मानेंगे एक बिंदु, और उसी का नाम होगा -3, -5। क्यों होगा ये नाम, क्योंकि ये जो बिंदु बना ये इससे और इससे बना, इन दोनों की मदद से ये बिंदु बन पाया है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा -3, -5, ठीक है। और फिर हमने देखना था कि ये -3, -5 किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो चतुर्थांश हमेशा यहां से होता है नंबर 1। चतुर्थांश मतलब जो 4 हिस्से हुए, जो हमारे कार्तीय तल के यहाँ पर देखिए 4 हिस्से हुए, ये आपका पहला हिस्सा, और ये आपका दूसरा हिस्सा, ये आपका तीसरा हिस्सा, और ये आपका चौथा हिस्सा। 4 हिस्से हुए, तो इन हिस्सों को हम कहते हैं चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश हमेशा ये होगा, दूसरा हमेशा ये, तीसरा हमेशा ये, और चौथा हमेशा ये। आप कभी भी इसको अपनी मर्जी से नंबर 1 मत लिखना, इसके कुछ रूल होते हैं। क्यों हमने इसी को नंबर 1 माना, क्यों हमने इस वाले को ही नंबर 1 लिखा, इसके पीछे एक लॉजिक है, वो क्या है वो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी इतना हमें समझने की जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल बेसिक हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो मैंने देखा ये तीसरे चतुर्थांश में आ रहा था। अभी बताएं बेटा, अभी कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप फिर से पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक बिंदु है, उस बिंदु के बारे में आपको बताया गया है, उसका जो निर्देशांक है उस बिंदु के वो है 0,0। और एक और चीज इसके बारे में बोली है कि इस बिंदु पर जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, फटाफट से बता दीजिए, ये भी हमने पढ़ रखा है। एक ऐसा बिंदु जहां पर हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, टकराते हैं, और वहां पर 0,0 होते हैं दोनों ही निर्देशांक, उसका नाम क्या था? किसी को याद नहीं आ रहा क्या? चैट में लिख लो या माइक ऑन करके बता दो। समझ में नहीं आया। देखो, ये कह रहे हैं कि एक बिंदु होता है, कार्तीय तल में ही एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 0,0 है, ठीक है, जिसमें एक्स भी हमेशा ही 0 होता है और वाई भी हमेशा ही 0 होता है। और इस बिंदु पे एक और खास बात होती है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में टकराते हैं। मैं बनाऊंगी नहीं, बनाऊंगी तो आपको पता लग जाएगा, मैं चाहती हूँ कि आप खुद से इमेजिन कर। मूल बिंदु। हाँ ठीक है, इसको हम कहेंगे मूल बिंदु, ठीक है, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ पर आकर के एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में टकराते हैं, प्रतिच्छेद होते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये आपको पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इनको समझें, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है,
एक पॉइंट ऐसा है, एक बिंदु ऐसा है जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि इस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसी बिंदु का नाम क्या है? तो इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, आपको परिभाषा आ सकती है ये बताने के लिए कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद होते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसी को मूल बिंदु कहते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। मूल बिंदु के निर्देशांक मतलब मूल बिंदु पर x की वैल्यू कितनी होती है और y की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या हो गए मूल बिंदु के निर्देशांक, फटाफट से बताएं। 0 0,0। ठीक है, सिर्फ 0 नहीं, 0, में 0, क्योंकि हमें पता है जब हम यहाँ पे 0 लिखते हैं वो x अक्ष के लिए भी 0 होता है, y अक्ष के लिए भी 0 होता है, दोनों के लिए ये 0 है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हुए 0,0। ठीक है, तो मूल बिंदु में किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं, मूल बिंदु को समझने में कोई किसी को नो दिक्कत नजर आ, मैम। बाकी बच्चों अपना आंसर दे दिया करो, यस और नो कह दिया करो, तभी क्लास आगे बढ़ेगी, नहीं तो वेट करना पड़ता है सभी के आंसर का। तो आंसर दिया करें सभी बच्चे, ठीक है। अगर डाउट है तो पूछ लिया करो, नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख लिया करो, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि बताइए बिंदु -4 और -3। ठीक है, आपको एक बिंदु दिया गया है -4 और -3, और आपसे पूछा गया है कि इस बिंदु का भुज और कोटि कौन है। तो आपने ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। -4 भुज और -3 कोटि। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भुज और कोटि और कुछ भी नहीं, बस एक्स और वाई के नए नाम है। तो असल में आपसे पूछा गया है कि इस बिंदु में एक्स कौन है वो बताइए और वाई कौन है वो बताइए, क्योंकि हमें पता है भुज होता -4 है, x है और -3 y। हाँ -3, हाँ ठीक है। और y कौन है बस आपसे ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा था कि x -4 y -3, तो हमने कहा ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले माइनस का 4 लिखा गया है मतलब ये x के बारे में बता रहे हैं, बाद में माइनस का 3 लिखा गया है मतलब ये y के बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी गलत क्यों है? क्योंकि इन्होंने x की जगह पे माइनस का 3 लिख दिया। अगर x की जगह पे माइनस का 3 होता तो हमारा जो निर्देशांक है वो इस तरह से लिखा गया होता, पहले -3 बाद में -4। लेकिन हमारा निर्देशांक कैसे लिखा गया है? पहले उसमें माइनस का 4 है और बाद में माइनस का 3 है, तो इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 4 और 3 तक तो ठीक था, लेकिन ये पॉजिटिव है, सॉरी। और हमारे वाले कैसे थे? तो हमारे वाले थे माइनस वाले मतलब कि नेगेटिव, तो इसलिए सभी ऑप्शन गलत, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है मूल बिंदु की भुज और कोटि बताएं, तो तब आपका आंसर क्या होगा? मैम मूल 0, बिंदु की भुज 0 कोटि तो 0 होगी, 0। 0, मूल बिंदु का भुज भी 0 और कोटि भी 0। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये आप सभी अभी मुझे ड्रॉ करके बताएंगे, क्योंकि तभी मुझे समझ आएगा कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो अच्छे से इसके निर्देशांकों को देख लीजिए। आपको कहा है इन निर्देशांकों को बच्चों कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए, जैसे अभी हमने पीछे किया था ना, 5 और -7 को, -4 और 4 को, और क्या था एक और था वो मैं भूल गई। तो उनको जैसे हमने निरूपित किया था वैसे ही आपने इनको भी निरूपित करना है। सिर्फ इसी चीज के आपको देखिए 4 मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ इसी चीज के। जब आपने इसको निरूपित कर दिया तो आपको 4 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। निर्देशांक सुन लीजिए।
पहले आपने x को लेना है -2 और उसी दौरान आपने y को लेना है -3। मतलब ये आपका एक पूरा सेट बन के एक बिंदु बनाएगा, x का -2 y का -3। दूसरी बारी में -3 होगा x का और 7 होगा y का। तीसरी बारी में 3 होगा x का और -1 होगा y का। और चौथे केस में 0 होगा x का और y का होगा -1.5। चलिए तो अभी इसको ड्रॉ करें। अभी 8:53 मतलब 53 मिनट हुए हैं। 8:57 पे इसे मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। 8:57 तक जितने बच्चे इसको सॉल्व करके अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं वो अपनी नोटबुक मुझे चेक करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर मैं नोटबुक चेक नहीं कर पाऊंगी। चलिए 58 कर लेते हैं, 5 मिनट देते हैं, 4 मिनट थोड़े कम मुझे लग रहे हैं। 5 मिनट का आपको समय मिलता है। 8:58 पर मैं इसको खुद से सॉल्व करना शुरू कर दूंगी और आपका फिर नोटबुक मैं चेक नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी जितने बच्चे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं करिए और जरूर ट्राई करो, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। गलती होगी तो कोई बात नहीं, इसको हम सुधार लेंगे, है ना, लेकिन ट्राई जरूर करो। पेपर के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी आपने लापरवाही पेपर के दौरान नहीं लेनी है। अच्छा चलिए फर्स्ट बताइए बेटा, फर्स्ट कहाँ है? -2 और -3 वाला बिंदु कहाँ आपने बनाया? ये तो आपने बेटा अभी कार्तीय तल बनाया ना, उसके बाद जैसे हमने देखो लाइन खींची थी ना इधर से उधर को, वैसा लाइन खींच के वो बिंदु बनाना है। इससे थोड़ा सा गलत है बेटा, सुरेश जी के नाम से जो ज्वाइन हुए हैं अभी, थोड़ा सा ये गलत है, क्योंकि हमें उस बिंदु को दिखाना है कि वो बिंदु कहाँ पर है। तो कार्तीय तल अभी आपने थोड़ा सा कौन सा वो भी, बिंदु बताना है मैम? हाँ जी, कौन सा बिंदु? पहले -2 और -3। अच्छा मैं इसको फिर से लिखती हूँ, शायद आपको नजर -2 नहीं आ रहा हो। -3 ये रहे मैम। एक मिनट, बढ़िया एक पूछ रही मिनट, तो बेटा कहाँ बिल्कुल पर? बीच में ये है एक्स पे। अपन की सोसाइटी में हाँ तो देखो x के -2 से लाइन नीचे को खींचो, y के -3 से लाइन इधर को खींचो, जहां पर वो टकराएंगी वो आपका बिंदु होगा, ठीक है, वो आपका बिंदु होगा। ऐसे सभी को ट्राई करो, धीरे धीरे सभी को फिर ट्राई करो। चलो बाकी बच्चे भी कोशिश करें। मैं चाहे तो आपको निर्देशांक लिख के दे देती हूँ। पहला है -2, -3, दूसरा है -3, 7, तीसरा है 3, -1 और चौथा है 0, -1.5 या 1.5। चौथा अगर नहीं मैम होगा, एक बार देख लो, हाँ बेटा मैं देख रही हूँ, एक बार चौथा देख लो अगर मैम। नहीं, कोई बात नहीं, पर बाकी जरूर करना। हाँ ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही आप सभी बिंदुओं के साथ करेंगे। अब आप x अक्ष के -3 को ढूंढो, y अक्ष के 7 को ढूंढो और फिर उनसे भी ऐसे लाइन लगानी है आगे को, और वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको फिर से बनाए अपने निर्देशांक तल को। तो 8:55 हो चुके हैं, 3 मिनट आप सभी के पास है। बाकी बच्चे जिनका हो चुका है वो प्लीज अपना चेक करवा दीजिए। एट 58 के बाद फिर बेटा मैं चेक नहीं कर पाऊंगी, तो कोशिश करेंगे उससे पहले आप इसको ड्रॉ करके, कोशिश जरूर करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही चैप्टर है, तो उसमें से ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन ना आए। ठीक है, लेकिन आपने इसको लिखने में थोड़ी सी गलती की है। जब हम इसको लिखते हैं ना तो पूरा एक से लेकर के हमें ऊपर तक लिखना होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमें एक से शुरू करना होता है। तो एक ये आपने किया तो वैसे ठीक है, लेकिन आपको गिनती जो है वो एक से शुरू करनी होगी। बाकी हाँ आप इसको निरूपित तो ठीक कर रहे हो, प्लॉट आप इसको अच्छे से कर रहे हो, बस थोड़ी सी लिखने में मैम गड़बड़। आपको शॉर्टकट में बताने के लिए इतना किया है। अच्छा शॉर्टकट नहीं बताना बेटा, पूरा लॉन्ग कट करिए आप, इसलिए मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, पूरा आप उसको आराम से बनाइए, ठीक है। अच्छा तो 56 हो चुके हैं। चलो अभी मुझे नहीं पता लग पा रहा कि कितने बच्चे नोटबुक दिखाना चाहते हैं कितने नहीं, तो जो बच्चे नोटबुक दिखाना चाहते हैं अपना अपना हैंड रेज करो, ताकि मुझे पता चल सके कि वेट करना जायज है या नहीं, वेट करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, अंजू ने नोटबुक दिखानी है अपनी, और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं वो भी हैंड रेज करो। और कोई भी नहीं है, सिर्फ अंजू और सुरेश जी के नाम से जो है 2 ही बच्चे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, पर ट्राई जरूर करो अपनी अपनी नोटबुक पे। अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कॉपी पे बनाइए जरूर, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ही सही।
ठीक है अंजू, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। फर्स्ट बताएं बेटा, फर्स्ट कहाँ है? ठीक है, और सेकंड -3 और 7, ठीक है। -3 और 1 बताएं, थोड़ा सा करीब करके, ठीक है। 0 और -1.5, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है। आपके 3 ठीक है, लेकिन 4 थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं, उसको हम सीखेंगे, ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं? शायद अभी युवराज ने हाथ खड़ा किया था। चलिए, तो 858 भी हो चुके हैं, तो अभी करती हूँ मैं इसका सॉल्यूशन शुरू। देखते हैं कैसे इसको हमने कार्तीय तल पे निरूपित करना था। तो बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है, और इतनी सी बात के आपको पूरे 4 नंबर भी मिल सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अपने कार्तीय तल को बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करें, कोई भी उसमें गलती ना करे, ठीक है। एक लाइन लगा दी मैंने वाई अक्ष की, और एक ये लगा दी मैंने एक्स अक्ष की, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे, नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका मार्जिन थोड़ा अलग छोड़ा है, तो आप ऐसा ना करें, आप पेपर में इसको अच्छे से ड्रॉ करें। यहाँ पर जगह की कमी थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो बीच में आएगा 0, 0 के बिल्कुल बगल में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्स। और 0 के इस तरफ को आ जाएंगी माइनस वाली संख्याएं, किस अक्ष की? तो है ये एक्स अक्ष की ही, लेकिन कौन सी? तो माइनस वाली, ठीक है ये एक्स अक्ष की ही, लेकिन कैसी है? तो माइनस वाली है, तो इसका नाम आ जाएगा एक्स डैश। बात करते हैं वाई की, तो 0 के बच्चों आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह शुरुआत आपको 1 से ही करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है हमारा वाई अक्ष। और बात करें तो नीचे की तरफ को आ जाएगा माइनस का वाई, -1 -2 -3 -4 और वाई डैश। अब हमने अपना निर्देशांक देखा, पहला निर्देशांक था -2, -3। हमें पता है जो पहली चीज लिखी जाती है वो x के लिए होती है, जो दूसरी चीज लिखी जाती है वो y के लिए होती है। तो हम क्या करेंगे, x अक्ष पर -2 को ढूंढेंगे, जो कि मैंने जब ढूंढा तो मुझे यहां पर नजर आया, और y अक्ष पर -3 को ढूंढेंगे, जो कि मुझे यहां पर नजर आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? तो बहुत सिंपल है, अब हमने यहां से रेखाएं खींचनी है, यहां से इस तरफ को आएगी और यहां से नीचे को आएगी, ठीक है। कभी भी आप ऐसा मत करना कि यहां से आपने इस तरफ को रेखा खींच दी और यहां से आपने नीचे को खींच दी, तब तो ये कभी नहीं मिल पाएंगे। तो जिस तरफ को आपके दोनों बिंदु टकराएंगे उसी तरफ को आपने अपनी रेखाएं खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने खींच दिया इसको। तो यहाँ पर देखें, जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रही है उसको मैंने पॉइंट बना के उसके बाहर एक वृत्त बना दिया और इसका नाम लिख दिया -2, -3। जब भी आप कार्तीय तल बनाओगे ये नाम जरूर लिखना है, और बिंदु जब बनाओगे तो बिंदु का नाम भी लिखना है कि किस किस की मदद से ये बिंदु बना। तो ये बिंदु बना है -2 से और -3 से, ठीक है। बात करते हैं अगले निर्देशांक की। तो अगला निर्देशांक हमारे पास है -3 और +7, -3 और 7 ये हमारे पास है। मतलब x के अक्ष पर -3 को ढूंढो, जो कि मुझे यहां नजर आ रहा है, और y के अक्ष पर जमा के 7 को ढूंढो, जो कि मुझे यहां नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, वही लाइन खींचेंगे, यहां से आगे को, यहां से ऊपर को, बिल्कुल सीधी आपकी लाइन होनी चाहिए जब आप पेपर में करोगे तो। और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो गए, जहां पर ये प्रतिच्छेद हो गए, वहां पर हम एक बिंदु बना देंगे और उसके बाहर वृत्त लगा करके इसका नाम लिख देंगे, जो है -3, 7। कभी भी इसका जब आप नाम लिखोगे तो उल्टा मत कर देना, आप इसको 7, -3 मत लिखना, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया तो जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा या कर रहे होंगे वो सोचेंगे अगर 7 पहले है तो इसका मतलब x का 7 होना चाहिए था, पर ये तो y का 7 है, तो आपका जो बिंदु है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसलिए नाम लिखते वक्त भी बिल्कुल ध्यान आपने रखना है। दूसरा भी हो गया। बात करते हैं तीसरे की। तो तीसरा है 3, -1। मतलब अब हमने x में जमा का 3 ढूंढना है और y में -1 ढूंढना है। जब मैंने x में जमा का 3 ढूंढा तो वो मुझे यहाँ पर नजर आया, और जब मैंने y में -1 ढूंढा तो वो मुझे यहाँ पर नजर आया। करना क्या है, कुछ भी नहीं, लाइन लगा लो। तो एक लाइन यहाँ से आगे को चली गई और एक लाइन यहाँ से नीचे को आ गई, और जहां पर इन्होंने प्रतिच्छेद किया, जहां पर ये बिंदु लाइनें आपस में टकरा गई, उसको पॉइंट लगा के, गोला लगा के उसका नाम लिख दीजिए 3, -1। अब बात करते हैं
आखिरी की, जो कि जिसमें शायद बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी रहे होंगे, तो 0,-1.5। अभी देखिए जीरो वाले केस को बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये 0 है, ये कॉमा है, -1.5 है। तो जब भी कोई एक अक्ष का निर्देशांक 0 हो जाता है, मान लो ये एक्स, मान लो क्या ये एक्स ही अक्ष है ना, 0 एक्स अक्ष का ही है और ये वाई अक्ष का है, हमें पता है। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक 0 हो गया, इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो वाई अक्ष के ऊपर आएगा। वो ना यहाँ आएगा, ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, वो किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा, बल्कि वो अक्ष के बिल्कुल ऊपर आएगा। तो ये हमारा आएगा वाई अक्ष के ऊपर, क्योंकि वाई के पास संख्या है। संख्या कौन सी है? तो -1.5। अब देखिए दशमलव में संख्या आ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि -1.5 किस किस के बीच में आता है। तो -1.5 कह लो या 1.5 कह लो, ये आएगा 1 और 2 के बीच में। क्यों? क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है और अभी ये पूरी तरह से 2 नहीं बन पाया। 1.5 का क्या मतलब हुआ कि 1 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 2 तक भी नहीं पहुंचा है। तो मतलब ये होगा इनके कहीं बिल्कुल ही बीचों बीच में। और ये माइनस का है, तो इट मींस ये -1 और -2 के बीच में होगा। किस अक्ष पर? तो वाई अक्ष पर। ये हमारा वाई का अक्ष है, वाई अक्ष पे ढूंढिए -1 -2 को। तो यहाँ पर मुझे ये नजर आ रहे हैं, इनके बिल्कुल ही बीचों बीच में होगा हमारा -1.5। तो मैंने क्या कहा, जब कोई एक निर्देशांक 0 हो जाता है तो हमारा जो उत्तर है वो दूसरे अक्ष के ऊपर आएगा और उसके बिल्कुल ऊपर, उससे ना इधर ना उधर, उसके बिल्कुल ऊपर, जैसे कि ये है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखें, ये जो बिंदु मैंने बनाया अंदर ग्रीन कलर का, ये मेरा बिंदु है। और जब इसका नाम लिखेंगे तो नाम इसका ऐसे का ऐसा ही लिखना है। आप इसको सिर्फ -1.5 मत लिखना, सिर्फ 1 से नहीं बनता है। जब आप कार्यतल की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक होने चाहिए। तो इसका नाम आएगा 0, -1.5। ठीक है, तो ऐसे इसको करते हैं। अभी चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आप मुझे बताएंगे किस अक्ष पे उत्तर मैम आएगा। इसको प्रतिच्छेद कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा। इसका प्रतिच्छेद? हाँ, इसको इसका प्रतिच्छेद नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका वही तो मैं समझा रही हूँ कि इसको हम ऐसे, इससे हम लाइन को कहीं आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं ले जा पाएंगे। 0 वाले का रूल ही यही है कि जो अक्ष 0 हो गया उसको भूल जाओ, जिस अक्ष पर संख्या है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मान लो इस बार संख्या है 5 और बाद में है 0। तो मुझे बस आप इतना, इसको देख के बस आप मुझे इतना बता दो कि किस अक्ष के ऊपर उत्तर आएगा। ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है। सबसे पहले तो ये पता करो कि किस अक्ष पर उत्तर आएगा, एक्स पे या वाई पे? एक्स। एक्स पे। कैसे पता लगा? क्योंकि वाई का निर्देशांक तो 0 है, तो इसको तो हम इग्नोर करेंगे, इसको तो हम देखेंगे भी नहीं। तो किस अक्ष पर आएगा? एक्स अक्ष पर। और एक्स अक्ष की किस संख्या पर उत्तर आएगा? 5। जो लिखी है 5। सिंपल, जो लिखी है, कौन लिखी है? 5 लिखी है। तो मतलब यहां पर हमारा उत्तर आएगा ये एक्स अक्ष के 5 पर उत्तर आया। ये हमारा बिंदु बन गया है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 5,0। तो 0 वाले केस में हमेशा आपने ऐसा ही करना है, जो चीज 0 हो गई उसको भूल जाओ, दूसरे अक्ष की संख्या देखो कि किस संख्या पर बोला है, उसी पे आपने अपना उत्तर जो है वो लिखना है। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका, 0 वाले का, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, अभी अगर आपके सामने कुछ ऐसा होता, ये 0 है और ये है -4, बताइए किस अक्ष पे उत्तर आएगा और किस संख्या पर, उस अक्ष की किस संख्या पर? एक्स अक्ष पर। वाई किस की अक्ष पर? -4। y के -4 पर। देखो क्योंकि x अक्ष तो हमारा 0 हो चुका है ना, तो इसको तो हम देखेंगे नहीं। तो y पर संख्या है, कौन है? -4। इसका मतलब हमारा उत्तर आएगा y अक्ष के -4 के ऊपर। तो मतलब ये यहाँ पर मेरा उत्तर है, ये मेरा बिंदु माना जाएगा। और नाम की बात करें तो नाम इसका आपने वैसे लिखना जैसे लिखा गया है, 0, में -4। ठीक है, 0, में
4। तो ऐसे होते हैं जीरो वाले केसेस। अभी आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें जीरो वाले केसेस होंगे, लेकिन उसके अलावा एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में है। उसमें आपको क्या दिया गया है, तो माइनस का देखो, अगर आपको 2.5 कभी आता है या जमा का 2.5 आता है, तब तो आप सिंपली कह दोगे कि ये 2 और 3 के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। लेकिन एनसीईआरटी में जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है 9.2 में, उसमें क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। कैसे लिखा है, 1.25। अब अभी तो हमने 1.5 के बारे में पढ़ा, 2.5 का पता भी लगा लेंगे, 3.5 का पता भी लगा लेंगे, पर इस 1.25 का पता कैसे लगाएं कि ये बिल्कुल बीच में आएगा या कोने में आएगा कि कहाँ आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। हमें पता है कि एक और, हाँ कोई कुछ कह रहे हैं मैम बीच के आधे पर। ठीक है, मतलब किसकी ज्यादा तरफ आएगा, किसके ज्यादा करीब होगा, ये 1 के या 2 के? चलो मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा 1.25, चलो, और कॉमा में मैंने लगा दिया इसको 0। ठीक है, तो 1.25 मुझे ये तो समझ आ गया कि आना तो इसने अभी भी 1 और 2 के बीच में ही है। लेकिन अगर मैं इसको अभी के लिए भूल जाऊं, मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है 1.2। ठीक है, इस वाली संख्या को भूल के अगर सिर्फ 2 देखो तो मुझे दिख रहा है 1.2, और मुझे पता है 1.2 इन दोनों के बिल्कुल बीच में तो नहीं आएगा। किसके करीब आएगा, तो 1 के करीब आएगा। तो आपने अपने बिंदु को यहां जैसे शो करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे शो करना है। ठीक है, तो बस इस बात का ध्यान रखना कि जब आपको दशमलव वाली संख्या आएंगी तो कैसे शो करना है। मान लो आपको दिया गया होता 1.85,4, तो बताइए कैसे आप इसको करते। अब आपका जो ये पॉइंट है ये किसके ज्यादा करीब होगा, 1 के या 2 के? 2 के। 2 के, क्योंकि हमें पता है 1.85 के बाद जो है अब सीधे 2 आने वाला है। ये बच्चों हमने पता कब पढ़ा था, बहुत पहले, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, तब हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, इसलिए भी शायद आपको ये याद है। तो अभी बस इतना याद रखें कि ऐसे सवालों में बस आपने इनको देखना होता है कि ये किसके करीब आएंगे और उसी को आपने अपना आंसर मानना होता है। तो अभी के लिए x की जगह पे ये है तो ये आएगा आपका कुछ इधर जैसे, और 4 है y का तो वो आएगा कुछ इधर जैसे। इसको अगर हम मिला दें तो स्ट्रेट लाइन यहां से जाएगी, एक लाइन जो है वो यहां से जाएगी, जो कि बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं लगी। एक लाइन जो है वो यहां से जाएगी और एक लाइन यहां से आएगी, और जहां पर ये बिंदु आपस में टकरा गए उसी को हम कहेंगे हमारा पॉइंट, और उसका नाम हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस पॉइंट वाले में ध्यान रखना। बाकी अगर बिना पॉइंट का क्वेश्चन आया तब तो बहुत अच्छी, तब तो आपकी कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना 9th चैप्टर भी शुरू करेंगे आज ही। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको सभी बच्चे बताएं कि अगर आप अपने कार्तीय तल में इन बिंदुओं को बनाते हो और इन चारों को आपस में मिला देते हो तो कौन सी आकृति बनेगी। इसके लिए आपको कार्तीय तल पे इनको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिंदु मैं बता देती हूँ कौन कौन है। पहला है 0,0, पता है आपको ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु है। दूसरा है 0,2, तो ध्यान से देखना इसका उत्तर किस अक्ष पे आएगा। तीसरा है 2,2 और चौथा है 2,0। वर्ग। क्या कहा बेटा आपने, फिर से बताएं। वर्ग। मैम एक्स अक्ष पे ही आएगा पूरा, एक एक्स अक्ष पे। नहीं, सारे एक्स अक्ष पे नहीं आएंगे, सारे एक्स अक्ष पे नहीं आएंगे। वर्ग। वर्ग। ठीक है, हाँ वर्ग ठीक है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व, बना के देखते हैं कौन सी आकृति आ रही है। बेटा सब सारे के सारे एक्स अक्ष पे नहीं आएंगे, ध्यान से इसको देखिएगा अभी। तो मैंने यहाँ पर एक तल बना दिया है, ये पहला, ये y और ये x। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनको नाम दे देती हूँ फटाफट से। तो ये है 0, 1, 2, 3, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 2 तक ही इन्होंने बनाए हैं, तो 1, 2, 3। और यहाँ पे -1, -2, ऊपर देखें तो 1 जमा का, 2 जमा का, 3 जमा का, और यहाँ पर देखें तो -1,
-2 -3। अब इन्होंने कहा था कि 0 0 पे अपना बिंदु बनाओ, तो 0 0 हमें पता है कहाँ होता है, वो होता है मूल बिंदु, जो कि बिल्कुल इधर होगा आपके सेंटर में। तो इसको मैंने नाम दे दिया किसका, 0,0 का, क्योंकि ये हमारा मूल बिंदु होता है। दूसरे की बात करें तो इस पॉइंट को देखो, 0,2 है, तो x होता है पहले वाला, y होता है दूसरे वाला। तो बताइए इसका जो उत्तर है वो किस अक्ष के किस नंबर पे आएगा? y के 2। y के 2 पर, नहीं, क्योंकि बाई के 2। x तो 0 हो गया है, तो इसका मतलब इसका उत्तर आएगा y के 2 पर। ये आपका y अक्ष है, इसके पॉजिटिव 2 पर आएगा, और 0 है तो कोई प्रतिच्छेद इसमें नहीं होगा, इसी को हम अपना आंसर जो है वो मानेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 0,2। अब बात करते हैं x का भी 2 और y का भी 2, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? दूसरे। दूसरा ये है बेटा, पहला ये है, देखो। पहले पहले। हाँ, x का भी 2, मतलब यहां से चौथा और चलना पहला। है, सॉरी y, ये y है। x का भी 2, मतलब यहां से ऊपर को चलना है, तो लाइन ही सीधी नहीं बनती है, एक मिनट। और y का भी 2, मतलब यहां से आगे को चलना है। ठीक है, ऐसे चलते चलते जो है एक पॉइंट पे ये टकराएंगे, और वो होगा हमारा बिंदु, जिसको हम नाम देंगे 2,2 का। और उसके बाद ये कह रहे हैं अगला पॉइंट है 2,0। तो बताइए इसका उत्तर किस पर आएगा, किस अक्ष के किस नंबर पे आएगा? 2,0। हम चौथे। x के 2 पर। हाँ बेटा, इसको हम फोर्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अक्ष के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जब अक्ष के ऊपर आता है तो वो किसी चतुर्थांश में नहीं आता। जैसे ये बीच में आया ना, तो इसको हम कहेंगे चतुर्थांश में है, पहले में। लेकिन अगर हम x इन के तीनों 2 की बात पर। करें तो ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, ये अक्ष के बिल्कुल ऊपर है। ठीक है, तो ये आ गया 2,0। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको मिला देते हो तो मिला दीजिए, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो कौन सी आकृति बन रही है? ऐसा ये वर्ग। पूछ रहे हैं कि कौन सी आकृति बन रही है, तो हाँ बिल्कुल सही उत्तर है, बन रहा है वर्ग। कैसे पता लगा वर्ग है, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ कैसे हमने पता लगाया कि ये वर्ग है। क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 0 से ये कितने कदम चला, तो ये यहाँ पर 2 कदम चला। 0 से चला ये 2 कदम। यहां से देखें तो यहां से भी 0 से ये इधर को 2 कदम ही चल रहा है। यहां से देखें तो ये आपकी 0 वाली लाइन ही एक तरह से है, यहां से ये ऊपर गया, इसने 1 को क्रॉस किया और 2 पे रुक गया, तो मतलब यहां से भी ये चला है पूरे 2 कदम। और यहां से यहां की बात करें तो यहां से भी ये चल रहा है 2 कदम। इसकी चारों की चारों भुजाएं जो है वो बराबर हैं, और ये किसमें होती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग में होती है, कि चारों की चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी आकृति बन रही है। वैसे आपको वर्ग और आयत वाली ही आएगी ऐसा मुझे लग रहा है, त्रिभुज वाली भी आ सकती है, पर देखते हैं। ठीक है, जब आकृति बनानी होगी तो जितने भी पॉइंट हैं उन सभी को आपस में मिलाना है। ऐसा मत करना कि इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको नीचे मिलाया ही नहीं। नीचे भी मिलाना है और इधर को भी मिलाना है, तभी आपकी आकृति जो है वो पूरी बन पाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए थे आपको थर्ड चैप्टर से। अभी इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लें, कम से कम एक चैप्टर तो हमारा पक्का हो। अगर आप चाहते हैं कि प्लॉटिंग में आपको फिर से सिखाऊं तो आप वो भी बता सकते हैं कि कैसे प्लॉट करना है ग्राफ को। ठीक है, तो बताएं बच्चों अपना अपना आप क्या चाहते हैं, इसी को किया जाए या 9.9 चैप्टर की तरफ बढ़ा जाए। चैट में लिखिए, चलिए सभी चैट में लिख लीजिए अगर आप माइक ऑन करके नहीं बता सकते। अगर आप अभी थर्ड के ही क्वेश्चन करना चाहते हो कुछ एक, तो 3 लिखो। अगर 9th की तरफ जाना चाहते हो तो 9th लिखो, 9 लिखो। ठीक है, अंजू ने कहा है 9th, बाकी बच्चे बताएं अपना अपना आंसर। ठीक है, ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चे 9 कह रहे हैं, तो 9 की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है।
तो अभी हम सीखेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके लिए हमें एक रूल पढ़ना होगा। रूल कहता है कि अगर आपका बच्चों जो त्रिभुज है और जो समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, इन दोनों के बीच में इन दोनों के क्षेत्रफल के बीच में एक रिश्ता बन जाता है। कब बनता है तो बताती हूँ आपको उसके बारे में भी। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, ये दोनों शेप्स याद कर लीजिए। जब ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर बनी हो, किस पर बनी हो, एक ही आधार पर बनी हो, और नंबर 2, अगर ये एक ही तरह की समांतर रेखाओं के बीच में हो। ठीक है, एक ही तरह की समांतर रेखाओं के बीच में हो, समांतर रेखा के बीच में स्थित हो। दो चीजें होनी चाहिए, आधार भी सेम और समांतर रेखा भी सेम। ठीक है, इनके बीच में स्थित हो तो क्या होता है, इनके क्षेत्रफल के बीच में एक संबंध बन जाता है। कैसा, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, जो हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, वो हमारे इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। समांतर चतुर्भुज के, आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं, ये जरूरी है, ये आपको शायद 1-2 नंबर में भी आ सकता है कि क्या रिलेशन बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर समांतर चतुर्भुज का एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए। आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका आधा, 20। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपके समांतर चतुर्भुज का एरिया 40 है तो त्रिभुज का हो जाएगा 20। अगर इसका 80 है तो इसका कितना हो जाएगा, 40। लेकिन ये कब होगा, तो बस एक ही कंडीशन में, जब आपकी ये दोनों आकृतियां एक ही आधार पर खड़ी हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रूल को यूज करने के लिए आपको पहले ये चीज पहचाननी आनी चाहिए। आपको ये चीज पहचान में आनी चाहिए कि कब हम कहेंगे हमारी आकृतियां एक ही आधार पर बनी है और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, और कब हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो पहले इसको सीखना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इस रूल को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको 2 केसेस लेके समझाऊंगी, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बच्चों अभी के अभी मुझसे पूछ लेना। तो पहले हमने, क्योंकि यहाँ पर समांतर चतुर्भुज और अपने त्रिभुज की बात ही करनी है, तो मैं उन्हीं का उदाहरण लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर बनाया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और इसी के अंदर मैंने बना दिया एक त्रिभुज, क्योंकि ऐसे केसेस ही होंगे। ठीक है, इनको मैं नाम दे देती हूँ। तो इसका नाम है ABCD और त्रिभुज का नाम दो तो इसका नाम है O। ठीक है, अब दूसरा केस भी मैं ऐसा ही लूंगी, कुछ इसी तरह का। यहाँ पर भी मैंने एक समांतर चतुर्भुज ही बनाया है और इसके अंदर भी मैं एक त्रिभुज ही बनाने वाली हूँ लेकिन थोड़ा सा अलग आपको नजर आएगा। ठीक है, और नाम इसको दे देते हैं अभी। तो इसका नाम फिर से वही ABCD और त्रिभुज का नाम अगर दे तो इसका नाम PQR। तो अभी हमने देखना है कि क्या इन दोनों केसेस में हमारी आकृतियां एक ही आधार पर खड़ी हैं और क्या एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो बात करते हैं पहले इसकी। अगर मैं यहाँ पर इस केस में इस चतुर्भुज का नाम लूं, ठीक है, चतुर्भुज में ऐसे बनाती हूँ छोटा सा ताकि आपको समझ आ जाए। इसका नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम है ABCD और त्रिभुज का नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम है OCD। ठीक है, तो देखो इसमें क्या चीज कॉमन आई, इसके पास भी CD है, इसके पास भी CD है। नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये एक ही आधार पर खड़ी है या नहीं। अगर नाम से पता लगाना ना आए तो इनके आधार देख लो। मेरा त्रिभुज D से शुरू हो करके, आधार CD, हाँ वेरी गुड, आधार CD। मेरा जो त्रिभुज है वो D से शुरू हो करके C पे, मतलब ये इसका आधार है। मेरा त्रिभुज खड़ा है D और C के ऊपर। वहीं अगर मैं अपने चतुर्भुज को देखूं तो मेरा चतुर्भुज भी खड़ा है DC के ऊपर, क्योंकि ये इसका यहाँ पर आधार है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों आकृतियां एक ही आधार पर खड़ी है? अगर ऐसा लग रहा है
तो y टाइप कर दो, ऐसा नहीं लग रहा तो नो लिख दो। अगर आपको लग नो रहा है, मैम। ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये दोनों एक ही आधार पर खड़ी है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं लग रहा तो आप नो लिखेंगे। ठीक है, तो यस आपने कहा। अभी देखिए तो हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है, नो आपको लग रहा है, पर इसका आंसर बेटा यस है। क्यों है यस? क्योंकि देखो त्रिभुज का आधार भी डीसी है ना, और हमारे समांतर चतुर्भुज का आधार भी डीसी, तो इसका मतलब आधार जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, दोनों का क्या है, बिल्कुल सेम है, एक जैसा। तो इसका आंसर नो नहीं होगा, इसका आंसर होगा यस। तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों एक ही आधार पर खड़ी हैं। अब चेक करते हैं कि क्या ये दोनों एक ही तरह की समांतर रेखाओं के बीच में है। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसी आधार को ऐसे आगे बढ़ाओ और इसकी दूसरी भुजा को भी आगे बढ़ाओ, तो ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं होती हैं। तो हमने देखा हाँ ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और इन दोनों के बीच में ही हमारी आकृतियां भी आ रही हैं। ठीक है, आधार भी आपने देखना है और समांतर रेखाएं भी आपने देखनी है। तो पहले केस में है यस। और बात करते हैं दूसरे केस की, तो दूसरे केस में देखिए अगर मैं नाम लिखूं इनका, तो इसका जो हमारा समांतर चतुर्भुज है इसका नाम आ जाएगा ABCD, और नाम लिखूं त्रिभुज का तो इसका नाम आ जाएगा POR। अगर हम देखें इसके आधार को, तो जो त्रिभुज है वो P से शुरू होकर के R पर ही खत्म हो गया, मतलब इसका आधार सिर्फ इतना ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने पैरेललोग्राम की या समांतर चतुर्भुज की, तो समांतर चतुर्भुज D से शुरू होकर के C पे खत्म हो रहा है और फिर ऐसे को जा रहा है, ऐसे को जा रहा है, ऐसे को जा रहा है। लेकिन जो मेरा आधार था किसका, त्रिभुज का, तो वो सिर्फ इतना ही है। तो अब बताइए क्या इनके आधार एक जैसे हैं, क्या इनके आधार सेम है, यस और नो? त्रिभुज का सिर्फ यहां से यहां तक है, लेकिन आपका जो चतुर्भुज है उसका पूरा यहां से यहां तक है, तो क्या इनके आधार सेम हुए? नहीं हुए। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही आधार पर नहीं खड़ी हैं, इन दोनों के पास अपने अलग अलग आधार हैं। तो हम कहेंगे इस केस में कि नो, ये वो आकृतियां नहीं है। बात करें अगर समांतर रेखा की, तो क्या ये दोनों एक जैसी समांतर रेखाओं के बीच में है? तो हाँ, उसके लिए हम कहेंगे यस, कि दोनों जो है वो एक जैसी समांतर रेखाओं के बीच में है। लेकिन आधार की बात करें तो आधार इनका एक नहीं है, और इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम इसको मना कर देते हैं, इसको हम नहीं कहेंगे। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृति ये दोनों नहीं है, लेकिन ये वाली है। तो जो हमारा रूल लगेगा वो सिर्फ इसी आकृति में लगेगा। इस आकृति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा माना जाएगा, लेकिन इस आकृति में इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैसी आकृतियां नहीं है। चलिए अभी अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगली क्लास में 9.2 भी शुरू कर देंगे। अभी 9.1 को फटाफट से खत्म करते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, 5 मिनट का क्वेश्चन है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। बताइए पहले क्वेश्चन की पहली आकृति क्या आपको लग रही है कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित है? ठीक है, आप कह रहे हैं यस। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर यस ही है। क्यों? क्योंकि आधार की बात करें तो त्रिभुज का आधार भी डीसी, और इस चतुर्भुज के आधार की बात करें तो इसका आधार भी डीसी है। और अगर बात करें हम यहाँ पर समांतर रेखाओं की, तो ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर यस है या नो? क्या ये भी एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच में है? सेकंड का अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका आंसर है नो। नो क्यों है? क्योंकि देखो इसका भले ही आधार सेम है, भले ही हमने जो ये आकृति यहाँ पर देखी, ये देखो जो ये आकृति यहाँ पर हमने देखी ये SR पे खड़ी थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली आकृति SR पे खड़ी थी, और हमारा जो चतुर्भुज है वो भी SR पर ही खड़ा हुआ है। लेकिन आधार एक है, पर समांतर रेखा की बात करें तो ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा अलग है, और इस आकृति ने अपनी समांतर रेखा कोई अलग ही चुनी। इसलिए इनको हम कहेंगे कि ये एक ही आधार पे तो खड़ी है पर एक समांतर रेखा के बीच में नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया है नो। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो बताइए इसका ये यस है या नो है?
यस, इसका आंसर यस है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आधार कौन है, तो आधार है क्यू आर। इसी आधार पे हमारा त्रिभुज भी खड़ा है, हमारा समचतुर्भुज भी खड़ा है, और ये एक पैरेलल लाइन हो गई, ये दूसरी समांतर रेखा हो गई, तो हम कहेंगे हाँ इनका आधार भी सेम और रेखाएं भी सेम। अगले की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 की। तो बताइए इसका आंसर यस होगा या नो? नो, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा त्रिभुज है उसका आधार Q से शुरू होकर के P पर ही खत्म हो गया, इसने अपना अलग आधार बना लिया। और बात करें अपने पैरेललोग्राम की या समांतर चतुर्भुज की, तो इसका आधार पूरा C से लेकर के B तक था, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित बनी हुई आकृतियां नहीं है। अगला देखते हैं, अगला बताएं, यस और नो? तो इसका आंसर है यस, इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि देखो इसमें भले ही यहां पर आपको P और C अलग नजर आ रहे हो, यहां पर आपको भले ही P और C अलग दिख रहे हैं, लेकिन हम अगर आधार की बात करें तो हम इसको भी तो आधार मान सकते हैं ना। जरूरी तो नहीं है कि इसी को आधार मानो, इसको आधार मान के दोनों के आधार अलग बन रहे थे, तो हमने क्या किया, हमने AD को ही आधार मान लिया और ये सोचा कि इसको अगर आधार माने तो इसी आधार पर ये वाली आकृति भी खड़ी है और इसी आधार पर ये वाली आकृति भी खड़ी है। इसका मतलब आधार भी सेम हो गए और समांतर रेखा भी बिल्कुल सेम है, इसलिए ये आकृति का नाम, आकृति को हम कहेंगे यस। बात करते हैं अपनी लास्ट वाले की, तो इसका बताइए यस है या नो है? फटाफट से बताएं, आखिरी है ये नो, इसका होगा नो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस में कम से कम एक तरफ से तो दोनों एक आधार पे बैठे थे, है ना, कम से कम एक तरफ से तो ये इन दोनों का आधार सेम था। यहाँ पर देखें तो ना इस तरफ से आधार सेम आ रहा, ना इस तरफ से आधार सेम आ रहा, तो इसका मतलब इनके आधार सेम नहीं है। समांतर रेखाएं भले ही सेम है, ये वाली रेखा जा रही है यहाँ से दोनों की सेम है, लेकिन आधार सेम नहीं है, ना इस तरफ से ना इस तरफ से। लेकिन इस वाली में इस तरफ से आधार बिल्कुल ही सेम था, इसलिए इसको हमने यस किया और इसको कर दिया हमने नो। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें पहचाननी आ गई कि कौन सी आकृति को हम कहेंगे कि ये एक ही आधार और समांतर रेखा पे बनी है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, इनको पहचानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो अभी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम 9th और 11th चैप्टर करेंगे, 10th चैप्टर को थोड़ा सा ही करेंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अभी आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें, कोई डाउट अगर नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।